प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का JCRT डिजी स्कूल पर स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 6 से शहर, व्यापार और शिल्प के बारे में पढ़ रहे हैं। यह सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में, इतिहास में पढ़ना है। और वीडियो के पहले भाग में हम लोगों ने मध्यकाल के नगरों की विविधताएं, अर्थात किन कारणों से उस समय नगरों का विकास हुआ, इसको देख रहे थे। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने प्रशासनिक और राजधानी नगर के रूप में विकसित केंद्रों को देखे, फिर मंदिर और तीर्थ स्थल के रूप में विकसित केंद्र के बारे में चर्चा किए थे, और कुछ वैसे केंद्रों की चर्चा किए थे जो व्यापार वाणिज्य के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब इस वीडियो के इस भाग में हम लोग नगरों में शिल्प, अर्थात शिल्प नगर के रूप में, यानी शिल्प कला के रूप में हाथ से जड़ी की कढ़ाई या किसी भी प्रकार की शिल्प कला के रूप में विकसित प्रमुख केंद्रों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मध्यकाल के 3 प्रमुख नगर मछलीपट्टनम, हम्पी और सूरत की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ झारखंड के एक प्रसिद्ध धार्मिक या नगर मंदिर देवघर के बारे में जानेंगे। तो नगरों में शिल्प का विकास उस समय जिन केंद्रों पर हुआ, उसमें प्रमुख केंद्र के रूप में कर्नाटक में बीदर महत्वपूर्ण था। बीदर कहाँ है? कर्नाटक में। आप मानचित्र में इसे ढूंढकर प्रयास कीजिए, देखिए कि ये किस दिशा में, किस क्षेत्र में स्थित है। बीदर जो उस समय तांबे व चांदी की जड़ाई, अर्थात तांबे व चांदी की शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध था, उसकी जड़ाई की जाती थी, जिसके कारण इस कला का नाम, इस शिल्प कला का नाम बीदरी पड़ा। अब बीदर किस समय प्रसिद्ध हुआ? तो जिस समय हम्पी प्रसिद्ध हुआ था विजयनगर की राजधानी के रूप में, उसी समय उसके उत्तरी भाग में बहमनी साम्राज्य बना था, और बहमनी साम्राज्य का ही एक अंग के रूप में बीदर का विकास हुआ था। पांचाल ये विश्वकर्मा समुदाय से संबंधित है। विश्वकर्मा समुदाय में कई वर्ग थे जो अलग अलग कार्य करते थे, जैसे सुनार, केसरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई आदि समुदाय पांचाल या विश्वकर्मा समुदाय में थे, जो अलग अलग कार्य करते थे। सुनार का कार्य सोने से संबंधित था, लोहार का कार्य लोहा से संबंधित कार्य करने का था, राजमिस्त्री भवन निर्माण करते थे, बढ़ई लकड़ी आदि का काम करता था। तो इस तरह से पांचाल या विश्वकर्मा समुदाय के लोग अलग अलग कार्यों में सिद्धहस्त थे, प्रसिद्ध थे। इस समय ये लोग राजमहल का निर्माण करते थे, बड़े बड़े भवन का निर्माण करते थे, तालाबों का निर्माण किया गया इनके द्वारा, जलाशय बनाए गए। तो इन चीजों के निर्माण में और उसमें प्रयोग किए जाने वाले लोहा और कई तरह के अन्य कार्यों के लिए सोना से संबंधित, स्वर्ण से संबंधित कार्यों को ये लोग करते थे। कैकोलार इस समय का एक प्रमुख व्यापारिक समूह था जो इस प्रकार की गतिविधियों को करता था। यह बुनकरों का समुदाय था, बुनकरों का समूह था। तो इस तरह से बीदर एक प्रमुख केंद्र था कर्नाटक में। पांचाल समुदाय के लोग कई तरह के कार्यों को करते थे। कैकोलार बुनकरों का एक समूह था। और यहाँ हम नाम देख रहे हैं हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत का, जिसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले भारत के मानचित्र पर इन केंद्रों को देखते हैं। इस मानचित्र में सबसे पहले हम लोग हम्पी को देखेंगे और हम्पी के बारे में चर्चा करेंगे। हम्पी दक्षिण भारत में एक कर्नाटक है। कर्नाटक और कर्नाटक के क्षेत्र में दक्षिण भारत में, जिस समय हम लोग पहले पढ़े हैं कि दिल्ली सल्तनत में एक वंश, ये दिल्ली है, और दिल्ली सल्तनत का विस्तार बड़े क्षेत्र पर हुआ। और जिस समय दिल्ली सल्तनत पर एक वंश तुगलक वंश का शासन था, और तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, उसी समय दक्षिण भारत में एक वंश की स्थापना होती है, एक राज्य साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसका नाम विजयनगर साम्राज्य पड़ता है। और इस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी शहर के रूप में हम्पी का विकास हुआ था। तो हम्पी, यहाँ लिखा हुआ है रायचूर, यहाँ एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है कृष्णा नदी,
और एक नदी तुंगभद्रा नदी। तो कृष्णा नदी एवं तुंगभद्रा नदी के बीच वाले भाग को रायचूर द्वाब कहा जाता है। और इस रायचूर द्वाब यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र द्वाब क्षेत्र होता है। तो ये रायचूर द्वाब कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र था। इस क्षेत्र में ही विजयनगर साम्राज्य का विकास हुआ था। इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया था। चूंकि ये संगम के पुत्र थे, अतः विजयनगर साम्राज्य का यह वंश जो हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित किया गया था, संगम वंश के नाम से जाना जाता है। और इसी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में हम्पी का विकास हुआ और यह कर्नाटक में स्थित है। यह कृष्णदेव राय के समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासक हुए थे। हम्पी स्थापत्य कला, वास्तुकला यानी भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध हुआ और साथ ही यह व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र बना था। 3 दिशाओं से यह पहाड़ियों और प्राकृतिक चट्टानों से घिरा हुआ था, अर्थात इसकी प्राकृतिक सौंदर्य भी था। और यहाँ शाही भवन में मेहराब खंभों का निर्माण किया गया था, गुंबद का निर्माण किया गया तथा कई सुंदर मंदिर का निर्माण भी किया गया था, जिसमें 2 मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। एक विरूपाक्ष मंदिर और दूसरे का नाम है विठल स्वामी मंदिर। भगवान विठल को समर्पित है, यानी उनकी वहां प्रतिमा है। और ये भगवान विठल का रथ एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया था। तो इस तरह से हम्पी मध्यकाल का एक प्रसिद्ध कला केंद्र के रूप में विकसित हुआ, मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ। लेकिन 1565 ईस्वी में, चूंकि ये अगर यहाँ देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य विकसित हुआ, तो इसके उत्तरी भाग में एक साम्राज्य विकसित हुआ था जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच संघर्ष होते रहता था। 1565 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य द्वारा विजयनगर साम्राज्य को पराजित कर दिया गया था और उसके बाद हम्पी का पतन होना प्रारंभ हो गया। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायज ने हम्पी नगर का वर्णन किया है और उसकी प्रशंसा की है। उसी समय एक और विदेशी यात्री भारत आया, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर को अर्थात हम्पी को दुनिया का सबसे शानदार शहर के रूप में वर्णन किया है। तो हम्पी के बाद अब देखते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित उस समय के महत्वपूर्ण नगर मछलीपट्टनम को। यह मछलीपट्टनम बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित बंदरगाह नगर पतन नगर है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा, कृष्णा नदी आकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में यह बसा हुआ नगर है। 17वीं शताब्दी में यह महत्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित हुआ और जब यूरोपीय लोग यहाँ आने लगे तब उस समय यह और महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यूरोपीय व्यापारी जो बाद में भारत पर शासन भी करने लगे थे, जिसमें ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी कंपनी यहाँ आकर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और यह महत्वपूर्ण नगर के रूप में विकसित हो गया। डच लोगों ने यहाँ एक किला का भी निर्माण करवाया था। इस शहर के विकास में, जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि जिस समय दक्षिण भारत में कर्नाटक क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य था, उसी समय उसके उत्तरी भाग में बहमनी साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य 5 भाग में विभाजित हो गया था, जिसका एक भाग गोलकुंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का विकास हुआ। कुतुब शाही वंश के समय में मछलीपट्टनम एक प्रसिद्ध नगर के रूप में, व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था। यहाँ के कुलीन वर्ग यानी जो अमीर वर्ग थे वे तथा कई
व्यापारिक समूह रहने लगे थे, जिसमें चेटियार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये आंध्र प्रदेश के में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में मछलीपट्टनम विकसित हुआ था। मछलीपट्टनम के बाद एक अन्य व्यापारिक केंद्र गुजरात में स्थित सूरत को देखते हैं। सूरत, जिसे पश्चिम का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी के मुहाना पर स्थित शहर है। वर्तमान में यह डायमंड सिटी, चूंकि हीरे का कारोबार बहुत अधिक होता है, इसलिए भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। साथ ही चूंकि इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो कपड़ा व्यापार और विशेष रूप से सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। इसलिए इसे डायमंड सिटी के साथ साथ सिल्क सिटी भी कहा जाता है। यह मुगल काल के समय से ही एक प्रसिद्ध बंदरगाह के रूप में विकसित हो चुका था और यहां से पश्चिमी देशों को क्षेत्रों को व्यापार किया जाता था। यहाँ मुगलों द्वारा टकसाल की भी स्थापना की गई थी, जिसमें सिक्कों का निर्माण किया जाता था। सिक्के ढाले जाते थे। नोटों की यानी रुपए की जो मुद्रा उस समय का था, उसकी छपाई की जाती थी। सूरत में ब्रिटिश कंपनियों द्वारा, डचों द्वारा मालखाना का निर्माण किया गया था, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर वस्तुओं का आयात किया जाता था। जहाज से वस्तुएं आती थी और वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता था। सूरत में जरी यानी वस्त्रों पर जरी लगाने का कार्य व्यापक स्तर पर किया जाता था, जिसकी मांग दूसरे देशों में होती थी। सूरत में इराक, ईरान, मिस्र, बेल्जियम जो यूरोप में स्थित है, वहां के व्यापारी आते थे और वस्तुओं को अपने देशों में ले जाते थे। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद सूरत के व्यापार में कमी आने लगी, यानी गिरावट आने लगी और उसका महत्व कमने लगा, जिसका एक प्रमुख कारण था कि इस समय तक मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया था और मुगल साम्राज्य के पतन होने से उसकी आर्थिक गतिविधियां कम होने लगी थी और सूरत बंदरगाह का महत्व घटने लगा था। साथ ही साथ 1723 ईस्वी में सूरत पर मराठों ने आक्रमण किया था। आक्रमण के कारण भी उसकी भव्यता यानी जो उसकी छवि थी या व्यापार वाणिज्य था, उसका ह्रास हुआ। और साथ ही साथ जब यूरोपीय कंपनियां यहाँ आने लगी भारत में व्यापार वाणिज्य के लिए, तो उनके बीच संघर्ष होने लगा, जिसके कारण दूसरे केंद्रों का विकास हुआ, जैसे मुंबई, चेन्नई आदि का विकास हुआ, जिसके कारण भी सूरत के महत्व में कमी आई। तो इस तरह से तीन प्रमुख केंद्र, एक सांस्कृतिक केंद्र जो दक्षिण भारत में, एक पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और एक पश्चिमी तट पर सूरत, तीन प्रमुख भारत के मध्यकालीन व्यापारिक और सांस्कृतिक धार्मिक राजधानी के रूप में विकसित केंद्रों की चर्चा हम लोगों ने किया। अब हम लोग झारखंड के एक प्रमुख मंदिर नगर देवघर के बारे में जानेंगे। देवघर जो बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, भारत के अलग अलग क्षेत्र में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, उसमें से एक है। यह बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और यहाँ 22 एक ही परिसर में 22 मंदिर स्थापित हैं और सावन के महीने में भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। यह झारखंड के एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित है, शिल्प कला और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित है। विकास का मुख्य आधार बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जिसके कारण लाखों तीर्थ यात्री यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं और विशेष रूप से सावन के महीने में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण द्वारा यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई थी, इसलिए इसे रावणेश्वर बैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। रावणेश्वर बैद्यनाथ यहाँ राजा पुरनमल द्वारा 1514 ईस्वी में मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया था और उसके बाद से धीरे धीरे यह एक बड़ा नगर का रूप ग्रहण कर लिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण मध्यकालीन व्यापारिक, सांस्कृतिक, मंदिर जैसे केंद्रों की चर्चा की है। बच्चों, अब आप चित्र के द्वारा लिस्ट बनाकर किस शासक द्वारा किस नगर की स्थापना की गई और किस उद्देश्य से की गई, इस तरह से अभ्यास भी कर सकते हैं। इस तरह से अभ्यास करने से आपको लंबे समय तक
इन केंद्रों के बारे में, इनके संस्थापक के बारे में और इनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में अपने दिमाग में संजोकर रख सकते हैं और समझकर आप प्रश्नों का उत्तर परीक्षा में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।